करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। ग्लोसरी फॉर द ट्रबल्ड ग्लोबल इकोनॉमी लीडिंग टू द रिसेशन। तो गाइस ये जो न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या है, यूएसए के मार्केट में देखा जाए तो 40 साल से मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40 साल में सबसे ज़्यादा हाई है, जिसकी ऑब्जर्वर्स ने क्या क्या पॉइंट आउट किया कि 40 साल में इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा क्यों है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले कि यूएस की यील्ड कर्व में इन्वर्जन देखने को मिला है। यूएस के जो सेंट्रल बैंक हैं दे आर नॉट एबल टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग फॉर द इकोनॉमी एंड इसके अलावा रिवर्स करेंसी वॉर्स भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू रीजन जिसकी वजह से रिसेशन आने की संभावना है। सबसे पहले हम ये कुछ देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, या रिवर्स करेंसी वार क्या है। देखो यील्ड कर्व क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यील्ड्स फ्रॉम द बॉन्ड। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, मतलब कि जब इकोनॉमी में सब कुछ सही चल रहा होता है, ठीक है, तो अगर सपोज करो आप अगर कुछ टाइम के लिए सपोज 10 साल के लिए अपने पैसे अगर उधार पे दिए हैं, तो जितना टाइम के लिए आप पैसा उधार पे दोगे तो उतना ही आपको अच्छा रिटर्न होगा। ठीक है, या फिर कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। लेकिन अगर इससे उल्टा होने लग जाए, ठीक है, आप अगर लेंड करें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए और आपको यील्ड लोअर हो जाए, देन इसका मतलब ये पुअर इंडिकेटर होता है। फाइन, हाउएवर देयर आर टाइम जब ये बॉन्ड यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब ये अगर कुछ बॉन्ड्स जो शॉर्ट टेनर के हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वो हायर यील्ड्स के हैं, जबकि जो बॉन्ड्स लॉन्ग टेनर के हैं उनको कम मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर ग्रोथ वीक सुजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर इंडिकेटर है देन इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ रिसेशन कि रिसेशन आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मतलब उल्टा होना। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। ठीक है, ये एक मॉनेटरी टाइटिंग पॉलिसी है। मतलब कि अगर आपको क्या करना है, देखो इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, मेनली जो बैंक्स होती हैं या फिर जो फिजिकल मेजर्स या मॉनेटरी मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा भी मॉनेटरी टाइटिंग करनी जाती है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाते हैं क्योंकि पैसे के फ्लो को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मॉनेटरी टाइटिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन को कंटेन करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं सो दैट जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाए लेकिन एकदम से रिसेशन ना आए। समझ लें, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी मॉनेटरी टाइटिंग पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे सो दैट इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए लेकिन रिसेशन ना आए। क्योंकि रिसेशन और भी बुरा चीज़ है। स्लो डाउन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीडीपी की आप ग्रोथ देखते हो, अगर तो सपोज करो यहाँ पे अगर 5% है, अगर सपोज करो यहाँ पे दूसरे फर्स्ट क्वार्टर में मतलब पिछले साल के कंपैरेटिवली अगर फर्स्ट क्वार्टर में ये जीडीपी ग्रोथ आ रही है 4.8%, सेकेंड क्वार्टर में आ रही है 4.6%, मतलब अगर 2 कंटिन्यूसली क्वार्टर्स में जीडीपी का रेट घट रहा है तो इसका मतलब स्लो डाउन आ रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, और अगर ये लगातार 4 क्वार्टर्स के लिए घट रहा है देन इट मीन्स रिसेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है स्लो डाउन और रिसेशन में। ठीक है, रिवर्स करेंसी वार क्या है, अभी क्या है, यूएसए ने क्या किया, कुछ इंटरेस्ट रेट को रेस किया है जिसकी वजह से और करेंसीज वीक हो गई हैं। जैसे आप देख रहे हो इंडिया की करेंसी वीक हो रही है। ठीक है, मोस्टली जो करेंसीज करती हैं, कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बनाने के लिए अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करते हैं, तो उसको करेंसी वार करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, चाइना पे हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि वो करेंसी को जानबूझ के मैनिपुलेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि किसी भी करेंसी की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना एक्सपोर्ट का फ़ायदा उठा पाता है। अब देखो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। अभी इंडिया रुपये आप देख रहे हो 80 आ गया। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक बेकार क्या चीज़ होएगी कि हमारा जो ऑलरेडी जो हमारा वहाँ पड़ा है फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर अगर करेंसी आपकी वीक हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, तो इसमें आपको क्रूड ऑयल का इंपोर्ट आपको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो और कंट्रीज होंगे दे विल नाउ वर्किंग टू इंश्योर द करेंसी डज नॉट लूज टू मच वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स करेंसी वार। फाइन, नेक्स्ट है गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो एग्रीकल्चर के अंडर कवर होगी। अभी क्या इस कमेटी को सेटअप किया गया किसके अंडर, अंडर द फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी के अंडर, जिसके अंदर काम करेंगे किस तरह से जो फार्म लॉज को रिपील किया था 8 महीने पहले, तो उसमें जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी अब वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है,
This committee has been set up under the former Union Agriculture Secretary Sanjay Agarwal to fulfill government's commitment during the repeal of farm laws 8 months ago. अब इस ऑब्जेक्टिव का एम क्या है? सबसे पहले हमें जो हमारा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसको और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है। हमने ऐसे मेजर्स लेने हैं सो दैट हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके। ये उस तरह का मेथड ऑफ फार्मिंग होते हैं जिसमें ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग प्लांट जीरो होता है कॉस्ट, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ज़्यादा एक लैंड पे ज़्यादा क्रॉप्स को उगाओ, ये नहीं कि सिर्फ सिंगल एक ही क्रॉप उगा लो। ठीक है। एमएसपी डिज़ाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर एक क्रॉपिंग सीजन में क्या करती है यूनियन गवर्नमेंट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशन पे एमएसपी 23 क्रॉप की एमएसपी को अनाउंस करती है। एमएसपी क्या होता है आपको पता है कि वो प्राइस होता है जो उस फार्मर को मिनिमम मिलना ही चाहिए। ठीक है। एमएसपी फॉर अ क्रॉप इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोक्योर और बाय दैट क्रॉप फॉर फार्मर इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो इट। प्रेजेंट क्या चैलेंजेस हैं एमएसपी डिज़ाइन के अंडर? पैडी और व्हीट की जो मतलब प्राइसेस हैं हाईली स्क्वीड है, जिसकी वजह से इस क्रॉप की ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। क्योंकि व्हीट और पैडी का प्राइस आपको अच्छा मिल जाता है तो फार्मर्स क्या करते हैं क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है। बेनिफिट इसको लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर्स को मिलते हैं, सिर्फ 2.2% फार्मर्स को एमएसपी सिस्टम से बेनिफिट होता है, और ये भी बेनिफिट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? सिर्फ हरियाणा पंजाब में हो रहा है, और स्टेट्स को नहीं मिल पाता है। प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में डिले हो रहा है इन सेटिंग अप ऑफ करंट जो एमएसपी डिज़ाइन है उसमें कोई रिलेशन नहीं टू प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। क्रॉप्स कौन कौन सी कवर्ड एमएसपी के अंदर? 7 तरह के सीरियल्स हैं, पैडी, व्हीट, मेजे, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले। 5 तरह की पल्सेस हैं, चना, अरहर दाल, उसको तूर दाल भी बोलते हैं, उड़द, मूंग और मसूर। ठीक है। 7 इसमें ऑयल सीड्स हैं, रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजम, सनफ्लावर और निगर सीड। 4 इसमें कमर्शियल क्रॉप्स हैं, कॉटन, शुगरकेन, कोपरा एंड राजूट। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है भारतमाला परियोजना प्रोग्राम में भी कंप्लीटेड 6 years 8 लेट ICRA। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी? देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर इकोनॉमी में। अभी क्या है जो रेटिंग एजेंसी है ICRA उसने क्या किया है उसने उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि जो गवर्नमेंट का एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बन रहा है अंडर द भारतमाला परियोजना प्रोग्राम वो कंप्लीट होएगा 2028 में, जिसमें 6 साल का डिले देखने को मिल रहा है। ठीक है। इनिशियली इसको 2022 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% ही जो टोटल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अवार्ड किया गया, और इसमें से सिर्फ 23% ये जो कंप्लीट गए हैं मार्च 2022। मतलब 60% हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवार्डेड किया गया, मतलब कि उनका जो भी बजट है वो सब पास कर दिया गया, लेकिन कंप्लीट 23% प्रोजेक्ट्स में। मेजर रीजन्स क्या हैं कि डिले क्यों है? सबसे पहले लैंड एक्वायरेशन प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्लियरेंसेस लेने पड़ते तो डिले हो रहा है। ठीक है। लैंड एक्विजिशन में राइस देखने को मिला, कोविड पेंडेमिक आ गया। ठीक है। फंडिंग इन अ रोड ब्लॉक विद कॉस्ट ऑलमोस्ट डबलिंग सिंस 2015। ठीक है। इसके अलावा भारतमाला जो परियोजना है वो अनाउंस हुई 2015 में, किसके द्वारा? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इसका फोकस ये किस तरह से हम अपने मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल को और इजीली बना सकें, एफिशिएंट बना सकें। फेज़ 1 के अंदर हमने 34,800 किलोमीटर के हाईवेज बनाने थे। फेज़ 2 में हमने 48,000 किलोमीटर का रोड वेक्टर बनाना है क्रूज इंडिया पर 2024। नीड को है सो दैट हम जो एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकें थ्रू डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड एलिमिनेशन ऑफ चौक पॉइंट्स जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है। इसके अलावा हमें और ज़्यादा कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। इनलैंड वाटरवेज में एक्सीडेंट रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करना है। ठीक है। जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं उस तरह की चीज़ों को कम करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करना है अच्छे से, एंड मॉनिटरिंग करना है। इसके 6 फीचर्स हैं। यू शुड नो इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर एंड फीटर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी एंड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर अनवील्स स्प्रिंट चैलेंजेस फॉर इंडियन नेवी। तो गाइस ये जो न्यूज़ है सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी ये प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट अनवील किया है जिसके अंदर कहाँ पे नेवल सेमिनार स्वावलंबन ऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर हमने क्या बोला कुछ सम स्टेक होल्डर्स को एंगेज करेंगे कि किस तरह से हम डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं। ये जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्प्रिंट, दैट इज अ सपोर्टिव पोल वोल्टिंग इन द R&D थ्रू द IDX, दैट इज द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है। इसके अलावा नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है एंड TDAC है। ठीक है। इसमें ये कि हमें करना इंडियन नेवी को अपनी इंडिया की टेक्नोलॉजी पहुंचानी है। ठीक है। सेल्फ रिलायंस बनाना है। अब इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऐसे। एक सेकेंड, क्या हो रहा है यार ये? वेट, यस। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस क्या होता है? मतलब कि हम क्या कर सकें डिफेंस जो इक्विपमेंट्स हैं खुद को डिज़ाइन कर सकें, खुद डिज़ाइन करके खुद डेवलप कर सकें अपने स्किल्स और रिसोर्सेज को यूज़ करके और इम्पोर्ट्स को डिक्रीज़ करके। वेरियस इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट में जिस तरह से हमारा जो डिफेंस का जो प्रोक्योरमेंट है फॉरेन सोर्सेज वो रिड्यूस हुआ है। जैसे जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान आया तब से हमारा जो
फॉरेन प्रोक्योरमेंट था वो 46% था, अब हमारा घट के 36% रह गया, ठीक है, पिछले 3 साल में। नीड क्यों, हम क्यों चाहते हैं कि हम डिफेंस सेक्टर को ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बनाएं? सबसे पहले सो दैट हम इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। इंडिया का जो विजन है सागर, दैट इज़ द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, उसको अचीव कर सकें, अपना स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन कर सकें, और अपना जो करंट अकाउंट है, क्योंकि जितना आप इम्पोर्ट करोगे तो आपका पैसा उतना ही खर्च होगा, तो उसको कम कर सकें, ठीक है। और भी कुछ इनिशिएटिव आप देख सकते हो। प्रायोरिटी टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल आइटम्स फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, एफडीआई ऑडिट अलाउड कर चुका है हम 74% तक। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया ऑर्डर 2017 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आईडीएक्स स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कुछ स्टार्टअप्स एमएसएमईज भी हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी, यूएस ओवरटेक्स यूएई टू बिकम द टॉप रेमिटेंस सोर्स फॉर द इंडिया, ठीक है। देखो आपको पता है इंडिया के कितने लोग हैं जो बाहर रहते हैं और अपना वो पैसा क्या भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा कभी रेमिटेंस आता था वो यूएई से आता था, लेकिन अभी यूएसए ने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। तो यूएसए से सबसे ज़्यादा पैसा आता है इंडिया में। आरबीआई के स्टडी के अकॉर्डिंग यूएसए ने सरपास कर लिया यूएई को और टॉप सोर्स कंट्री में, जिसमें हमारा 23% रेमिटेंसेज यूएसए से आते हैं इंडिया में, ठीक है। इनवर्ड रेमिटेंस का जरा ट्रेंड देख लेते हैं। अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रीजन में देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस हो रहा है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। रीजन इन इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस डिक्लाइन फ्रॉम मोर देन 50% इन 2017 टू अबाउट 30% इन 2021। मतलब पहले देखा था, अगर कोविड से पहले का आप सिनारियो देखो तो हमारी इंडिया के सबसे ज़्यादा जो लोग रहते थे बाहर, वो गल्फ रीजन में रहते थे, और लेकिन अब वो धीरे धीरे घट रहा है। अब आप देखना यूएस से कनाडा की तरफ या यूरोप की तरफ लोग ज़्यादा मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो 2016-17 में ऑलरेडी जो रेमिटेंसेज तो 50% तक घट गए थे, और अब 2020 में 30% घट गए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आता है रेमिटेंस, और उसके बाद जिसने पहले केरल में आता था, अब महाराष्ट्र हो गया, तो उसमें महाराष्ट्र ने सरपास कर दिया केरला को। अगर हम शेयर देखें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का, वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया 2020-21 में, और सिर्फ अभी 25% ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब जो पहले स्टेट ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो कम हो गया। रीज़न क्या इतना शिफ्ट क्यों हो रहा है? सबसे पहले क्या, इंडिया अब क्या कर रहा है, और एडवांस इकोनॉमिक्स में माइग्रेट कर रहा है, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे हाई स्किल्ड वाइट कॉलर वर्कर्स हैं। इसके अलावा इंडिया का जो माइग्रेशन है गल्फ कंट्रीज़ में वो स्लो हो गया पिछले 5 सालों में ड्यू टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस आ रहे हैं, लेबर लॉज है, हायर वर्क परमिट रिन्यूअल, वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग अब और कंट्रीज़ में ज़्यादा मूव हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम द ऑयल रेवेन्यू एंड फेवरिंग देयर सिटीजन इन एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ माइग्रेंट, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट रेमिटेंसेस का, अगर 2021 की रिपोर्ट देखो, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट थी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, साइंटिस्ट सोल्व द केस ऑफ द कराकोरम एनोमली। तो गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो कराकोरम एनोमली क्या होता है, ये इट इज़ अ स्टेबिलिटी और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर्स इन द सेंट्रल कराकोरम। देखो आपको पता है कि ऊपर अगर आप अपने थोड़ा सा हिमालयाज़ को देखो तो सबसे ऊपर कराकोरम रह जाती है, फिर वेस्टर्न हिमालयस होते हैं, सेंट्रल हिमालयस होते हैं, और ईस्टर्न हिमालयस होते हैं, ठीक है। तो कराकोरम एनोमलिटी एक अब नॉर्मल ग्रोथ बताया जाता है कि जहाँ ग्लेशियर्स के सेंटर कराकोरम में, इन कॉन्ट्रास्ट टू द रिट्रीट ऑफ, मतलब कि वैसे तो जो ग्लेशियर थे वो मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रल कराकोरम में जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्रोथ हो रहे थे, ठीक है। तो इसी को कराकोरम एनोमली बोलते हैं, ठीक है। रिसेंट स्टडी कुछ कंडक्ट की गई है बाय रिसर्चर्स के, जिन्होंने एक न्यू थ्योरी लाई है, और ये रीज़न बताया कि क्यों ग्लेशियर्स क्यों बन रहे हैं कराकोरम रेंज में, ठीक है, एंड वाई वो ग्लेशियर मेल्ट से रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका एक थ्योरी लेके आए हैं, ठीक है। प्रीवियस स्टडीज हाईलाइट करती थी कि टेम्परेचर का क्या रोल है इन एस्टेब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग एनामोली, पर ये फर्स्ट टाइम है जिसने प्रेसिपिटेशन के इम्पैक्ट को बताया इन फीडिंग द एनामोली, ठीक है। रीजंस क्या कराकोरम एनोमली का, तो सबसे पहले हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिवाइव हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता होना चाहिए, सर्दियों में जो बारिश होते हैं आपके नॉर्थ रीजन में, वो ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वापस रिवाइव हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, कराकोरम एनोमली है, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ग्लेशियर्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो स्नोफॉल वॉल्यूम है वो भी बढ़ी है, ठीक है, और वो पिछले अगर 10 साल में देखा जाए वो 27% बढ़ी है, जबकि जो नॉन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रीजन सोर्सेज में जो प्रेसिपिटेशन हुई है वो डिक्रीज हुए बाय अराउंड 17%, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विंटर प्रेसिपिटेशन आपको बता दें कि जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो एसोसिएट होती है विद द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओवर कराकोरम हिमालयस, एंड दीज आर वन ऑफ द की ड्राइवर बिहाइंड इट्स एमर्सन, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन का जो रीजन है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट नेचुरल ग्लोबल एसेट है,
जो नियर अबाउट 3500 किलोमीटर है, ओवर 8 कंट्री, दैट इज अफगानिस्तान वेस्ट में है, टू म्यांमार इन द ईस्ट, और कहाँ कहाँ से क्रॉस हो जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अभी इसको रिसेंटली डेवलप किया बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किस तरह से सिविल जो सर्वेंट्स हैं, चाहे IAS IPS हो गए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा सके। हु आर द पाइवोटल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नेंस, क्योंकि जो भी लॉज होते हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ही करता है। ठीक है, इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिन्होंने एक यूनिक मॉडल को अडॉप्ट किया, सो दैट हम सिविल सर्विसेज के लिए एक स्टैंडर्ड्स को सेट कर सके, किस तरह से आप उनको ट्रेन करेंगे नेशनल लेवल पे। इससे पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मिशन करें भी होगी, जिसके अंदर हमें क्या करना था, फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस को बिल्ड करना विद द राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री ने अभी क्या किया, अनाउंस किया एक्सग्रेशिया ऑफ ₹2 लाख ईच फ्रॉम द प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ द बस ट्रेजेडी इन धार मध्य प्रदेश। कुछ बस ट्रेजेडी हुई है मध्य प्रदेश के धार में, तो वहाँ से 2 लाख रुपए हर बंदे को दिए जाएंगे। जो PMNRF है वो सेटअप हुआ था 1948 में, सो दैट जिसके अंदर अगर आपको डोनेशन देनी है पब्लिक, वो एक्सेप्ट करता है फॉर असिस्टेंस ऑफ पार्टीशन रेफ्यूजी। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है सो दैट आप इंस्टेंट रिलीफ पहुंचा सको फैमिलीज़ को जो नेचुरल कैलामिटीज़ में किल्ड हो गए हैं या फिर विक्टिम्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं फ्रॉम एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता, और इस फंड के जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री ही हैं। नेक्स्ट है डीजी यात्रा प्रोजेक्ट। डीजी यात्रा प्रोजेक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, जिसके अंदर हम कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाते हैं सो दैट सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस हो सके फॉर द पैसेंजर, और उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव कर सके। इसके अंदर पेपरलेस ट्रैवल होता है, आपको आइडेंटिटी चेक नहीं होता है आपके मल्टीपल पॉइंट्स पे, और हर एक पैसेंजर को एक यूनिक डीजी यात्रा ID मिलती है। डीजी यात्रा फाउंडेशन को सेटअप किया गया था जॉइंट वेंचर कंपनी, जिसको ऑब्जेक्टिव था कि हमें डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम को क्रिएट करना। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि अभी 60 लाख बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिला है थ्रू 1,50,000 एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर 1,50,000 एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है और 60 लाख लोगों को उसको फ़ायदा मिल चुका है। ये जो योजना थी 2020 में लॉन्च की थी, सो दैट हम एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज कर सकें कि वो ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, और कोविड की वजह से जिन लोगों की रोजगार चला गया था, जॉब चली गई थी, तो उनको रिस्टोर कर सकें। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू द EPFO, दैट इज एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम था कि एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस कर सके और उनको एनकरेज कर सके और ज़्यादा और वर्कर हायर करो। ठीक है, नेक्स्ट है नमस्ते स्कीम। अभी क्या सेंटर ने फॉर्मुलेट करी है एक नमस्ते स्कीम, दैट इज द नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, सो दैट हम सुअर्स और जो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन कर सके। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है। इसका एम है कि हमें क्या करना है, जो भी लोग सैनिटेशन वर्क में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे किसी की डेथ ना हो, 0 फैटेलिटीज़ हमें अचीव करनी है, सो दैट कोई भी सैनिटेशन वर्कर किसी भी ह्यूमन के फीकल मैटर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, और जो भी जो सीवर और सेप्टिक टैंक सैनिटेशन है वर्कर्स हैव असेस टू अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, उनके पास और भी रोजगार होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट किया बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, और इसमें रिप्लेस किया है एंड रिप्लेसेस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैन्युअल, मतलब पहले स्कीम का नाम ये था, तो इस स्कीम को रिप्लेस करके अब इसका नाम नमस्ते स्कीम कर दिया। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स। अभी के सेंटर ने कुछ इसके रूल्स में अमेंडमेंट किया है। इसमें क्या कुछ जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और जो LOC या बॉर्डर के 100 किलोमीटर के बीच में है, तो उसमें अगर कोई लैंड को आपको एक्वायर करना है तो वो एनवायरमेंट क्लियरेंस से एग्जाम्प्ट हो गया। समझ में आ गया, कहीं पर आप हाईवे बना रहे हो और वो बॉर्डर के रिलेटेड है और वो 100 किलोमीटर के आसपास है बॉर्डर के, और तो वहाँ पे आपको कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर चीज़ करनी भी पड़ रही है, चाहे नेशनल पार्क आ रहा हो, सेंचुरी आ रही हो, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्लीनेस नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, बायोमास बेस्ड पावर प्लांट जो ऑक्सिलरी फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कोयल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, अप टू 50% जो फिश हैंडलिंग कैपेसिटी पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली फ़िश को करते हैं, तो उसकी एग्जाम्पशन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ करें। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स को भी इसमें से एग्जाम्प्ट कर दिया है पर्टेनिंग टू द एक्सपेंशन, सो दैट एयरपोर्ट्स की टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपेंड कर सकें फ्रॉम सीकिंग ग्रीन नोट। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ डिजीज़ हैं जो न्यूज़ में है। एक तो काला अजहर है, जिसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, विस्कर लेप्स में भी बोलते हैं। प्रोटोजोन पैरासिटिक डिजीज़ है जो सैंड फ्लाई बाइट के काटने से होती है। ये फ्लाइज इन्फेक्टेड होती है विद अ पैरासाइट जिसका नाम लिशमैनिया डोनोवानी होती है। ये डिजीज़ अगर हो जाए तो इट मतलब कहाँ पे होती है, मेनली जहाँ पे माल न्यूट्रिशन होता है, पॉपुलेशन अच्छी नहीं है, पुअर हाउसिंग फैसिलिटी है, इम्यून सिस्टम लोगों का कम होता है, एनवायरमेंटल बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है जिस एरिया में। ये वैसे तो ट्रीटेबल है, क्योरेबल डिजीज़ है। इंडिया में ये डिजीज़ स्पेशली कहाँ पे, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में
नेशनल कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था सो दैट इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट का एम है कि इस डिजीज़ को एलिमिनेट करना है इंडिया में बाय 2015, लेकिन डेडलाइन मिस हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। रिसेंटली इसके केसेस कुछ रिपोर्ट किए गए बिहार से, जिसकी वजह से बिहार ने 30 डे का बैन लगा दिया ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पिग्स, पोर्क एंड पोर्क प्रोडक्ट से। ठीक है, ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये बहुत हाईली मतलब वो डिजीज़ है जो आप कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डेडली वायरल डिजीज़ है, जो पिग्स को इफेक्ट करती है विद अप टू 100%, मतलब 100% फर्टेलिटी रेट माना गया। अगर एक बार होगी तो ये बंदा मरेगा ही मरेगा। हाइवर ह्यूमन को नहीं थ्रेट पहुंचाती, लेकिन पिग्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट भी नहीं हो सकती। करंटली कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है इसके अगेंस्ट। सिम्टम्स के हाई फीवर होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है। इंडिया में सबसे पहले रिपोर्ट की गई थी 2019 में। लास्ट न्यूज़ है पद्मनाभास्वामी टेम्पल। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया टाइम फॉर ऑडिट, मतलब पद्मनाभस्वामी टेम्पल को ऑडिट किया जाएगा। ये टेम्पल देखा जाए तो 8वीं सेंचुरी का है, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है 18th सेंचुरी का जो बिल्ट हुआ था वो त्रावणकोर के महाराजा मर्तंडा वर्मा ने बनाया गया था। ये केरला के तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है। अगर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल देखो तो द्रविडियन है, चेरा स्टाइल में बना हुआ है। इनके जो मेन यहाँ पे जो गॉड है वो लॉर्ड विष्णु है, जो अनंत शयना पोस्चर में पाए जाते हैं ऑन द आदिशय और किंग ऑफ ऑल सर्पेंट। इनको 108 जो होली टेम्पल्स हैं उसमें से एक वन ऑफ द होली टेम्पल्स है एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म इन इंडिया। फाइन। तो गाइस यहाँ जो 18 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। 18th के ही थे ना ये, नहीं 19th के तो, सॉरी। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।